नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र। दोस्तों, चैप्टर 3 मैंने कंप्लीट कर लिया है और चैप्टर 3 का नाम है मॉनेटरी मेटल। मॉनेटरी मेटल के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है? और क्यों मैंने इसको पढ़ाया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पैसा क्या होता है और यह कैसे विकसित हुआ है। शुरुआत में लोग वस्तु विनिमय जैसे बार्टर सिस्टम का उपयोग करते थे, लेकिन समय के साथ यह सिस्टम कठिन हो गया। इसलिए लोगों ने धातुओं जैसे सोना, चांदी, तांबा को पैसे के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया दोस्तों। इन धातुओं ने सोना सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह नष्ट नहीं होता दोस्तों, दुर्लभ है और अपनी वैल्यू लंबे समय तक बनाए रखता है। इसी वजह से सोना एक मजबूत स्टोर ऑफ वैल्यू बन गया। अब अगर हम इतिहास की ओर देखें दोस्तों, तो हमें पता चलता है कि मजबूत और स्थिर स्टेबल पैसा किसी भी साम्राज्य की सफलता का एक बहुत बड़ा कारण होता है दोस्तों। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, रोमन साम्राज्य के समय जो सोने और चांदी के सिक्के का उपयोग उपयोग होता था, इसमें व्यापार बढ़ा और अर्थव्यवस्था मजबूत बनी। लेकिन बाद में जब शासकों ने सिक्के में सोना और चांदी कम करना शुरू किया, यानी करेंसी का डिबेसमेंट कह सकते हैं, इन्फ्लेशन कह सकते हैं, तो करेंसी को कमजोर किया तो इन्फ्लेशन बढ़ा और लोगों का विश्वास कम हुआ और धीरे धीरे रोमन साम्राज्य का पतन हो गया दोस्तों। इसके बाद बेंजेंटाइन अंपायर आया, जिसने मजबूत सोने के सिक्के, जिसका नाम था बेजेंट, का उपयोग किया और लंबे समय तक स्थिर और समृद्ध बना रहा। लेकिन जब वहां भी करेंसी की वैल्यू कम की गई, तो उसका भी पतन हो गया दोस्तों। इसी तरह जैसे पुनर्जागरण के समय जब यूरोप में फिर से मजबूत मनी सिस्टम आया, तो व्यापार, विज्ञान और कला में बहुत तेजी से विकास हुआ दोस्तों। और जब पूरी दुनिया ने गोल्ड स्टैंडर्ड अपनाया, तो एक ऐसा समय आया जिसे गोल्डन एज भी कहा जाता है दोस्तों, जहाँ ग्लोबल ट्रेड हुआ, इनोवेशन हुआ, प्रॉस्पेरिटी अपने चरण पे थी उस टाइम दोस्तों। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट और बैंक ने ज़्यादा पैसा छापना शुरू किया और गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ दिया, तो इकोनॉमिक में प्रॉब्लम शुरू हो गई दोस्तों। इससे हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सीख मिलती है दोस्तों। जब पैसा मजबूत और स्थिर टेबल है, तो समाज और साम्राज्य विकसित होता है। और जब पैसा कमजोर हो जाता है, तो आर्थिक संकट और पतन शुरू हो जाता है। इसी कंसेप्ट को यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझाता है दोस्तों, और मैंने बहुत सारी स्लाइड बनाई है, बहुत मेहनत ली है। आप इंजॉय कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। शुरू करते टॉपिक। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र। आज हमारा चैप्टर 3 रहने वाला है दोस्तों। चैप्टर का नाम है मॉनेटरी मेटल्स। दोस्तों, मतलब धातुओं का पैसे के रूप में उपयोग। इसका मतलब ये होता है, जैसे दोस्तों, जैसे जैसे इंसानों की तकनीक और उत्पादन क्षमता बढ़ी, धातुएं ज़्यादा मात्रा में बनने लगी और उनकी मांग भी बढ़ने लगी दोस्तों, ठीक है। इस वजह से कुछ मेटल्स है पैसे के रूप में इस्तेमाल होने लगी। और खास बात क्या थी इन धातुओं में, धातु की जो डेंसिटी होती है ना, जैसे वो घनी होती है, इसका मतलब कम वजन में ज़्यादा मूल्य वो रखती है और इन्हें ले जाना आसान होता था। जैसे नमक और पशुओं से बेहतर चाहिए, ठीक है, मनी। इन्हें बनाना मुश्किल था दोस्तों, और जल्दी से सप्लाई नहीं बढ़ सकती थी, ठीक है, पुराने टाइम पे। इसलिए यह समय के साथ अपनी वैल्यू बनाए रखती थी, ठीक है दोस्तों। मेटल्स तो अलग अलग धातुओं की अलग अलग एक तरह से भूमिका थी, ठीक है। तो जैसे आयरन हो गया, तांबा हो गया, ये ज़्यादा मात्रा में मिलते थे, ठीक है। इसीलिए वो जल्दी उसको जंग भी लग जाता है, खराब भी हो जाते हैं, इसलिए इनकी वैल्यू कम थी, हाँ, कंपेयर टू सिल्वर एंड गोल्ड, ऐसे समझ लो। फिर इनको जो आयरन है और जो कॉपर है, उससे छोटे छोटे लेन देन होते थे दोस्तों, छोटे छोटे लेन देन। और जो सिल्वर है, गोल्ड है, ये थोड़े रेयर थे, दुर्लभ थे और टिकाऊ भी थे, आसानी से खराब नहीं होते थे, ठीक है। तो वैल्यू लंबे समय तक बनी रहती थी सिल्वर और गोल्ड में, ठीक है दोस्तों। इसलिए सिल्वर और गोल्ड को है ना स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब खासकर गोल्ड को स्टोर ऑफ वैल्यू बेहतर तरीके से माना जाता है दोस्तों, ठीक है, बेहतर है। तो गोल्ड क्या है, लगभग नष्ट नहीं होता है दोस्तों। और वो गोल्ड जो है पीढ़ियों तक संपत्ति सुरक्षित रख सकता है, ठीक है। जैसे हमारा बेटे बेटे का बेटा, ऐसा पोते तक आगे भी। तो हुआ क्या दोस्तों, फिर क्या हुआ, सिक्कों का निर्माण हुआ, कॉइन का।
मतलब पहले जो मेटल थे जैसे सोना, गोल्ड, सिल्वर हो गया, उनको खरीदना, बेचना, तो बार-बार उसका क्वालिटी चेक करना, बार-बार उसका वेट चेक करना, तो प्रॉब्लम थी ना। तो सिक्के आने लगे। सिक्के में उसकी क्या होता था, सिक्के में उसमें वजन भी लिखा रहता था और उसकी शुद्धता भी लिखी रहती थी। ठीक है दोस्तों। इससे क्या हुआ, कॉइन आने से इससे व्यापार आसान हो गया, क्योंकि हर बार तोलना नहीं पड़ता था दोस्तों। ठीक है। जो गोल्ड था, सोना बड़े लेन देन में यूज होते था, और चांदी था वो मध्यम लेन देन के लिए यूज होता था, और जो कॉपर है वो छोटे मोटे लेन देन होते थे उससे। ठीक है दोस्तों। इससे क्या हुआ दोस्तों, इससे व्यापार का जो स्पेशलाइजेशन है वो बढ़ा। ठीक है। इसमें भी समस्या थी दोस्तों, प्रॉब्लम दो बड़ी समस्या थी। क्या थी, जैसे जो वैल्यू है, मूल्य है, उसमें उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन होता था दोस्तों। ठीक है। अलग अलग धातु की सप्लाई और डिमांड बदलती रहती थी। खासकर चांदी की वैल्यू गिरती रहती थी दोस्तों। ठीक है। और एक मिलावट का प्रॉब्लम था, उसको डिबेसमेंट बोलते हैं। जैसे बड़े बड़े पुराने टाइम पे जो सरकारी साम्राज्य था, वो थोड़ा सिक्के को काट लेते थे। ठीक है। या कुछ मिलावट कर देते थे। मतलब आज का डिबेसमेंट का मतलब आज का इन्फ्लेशन से, आज का इन्फ्लेशन मान लो उसको। ठीक है दोस्तों। इससे क्या होता था, सरकार या नकली सिक्के बनाने वाले लोग सिक्कों में असली धातु की मतलब कम कर देते थे, और जो थोड़ा बहुत मिला देते थे। ठीक है। या थोड़ा बहुत सिक्के को काट लेते थे। इससे पैसे की जो वैल्यू है ना, वो घट जाती थी दोस्तों। ठीक है। फिर क्या हुआ दोस्तों, 19वीं सदी में, मतलब जब गोल्ड स्टैंडर्ड था, तो उस टाइम 19वीं सदी में क्या हुआ, बैंकिंग और कम्युनिकेशन जो सिस्टम था वो बेहतर हुए, अच्छे हुए। फिर लोग कागज के नोट और चेक का लेन देन करने लगे। ये नोट सोने से बैक थे दोस्तों। ठीक है। सोने से बैक का मतलब ये है दोस्तों, कि आपके पास जो नोट हो, जो पैसा है ना, उसके बदले में आप सोना ले सकते हो बैंक से। ठीक है। जितना भी वैल्यू का आपके पास नोट पड़े, उतनी वैल्यू का आप गोल्ड कभी भी बैंक से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसका मतलब आपके हाथ में जो पैसा है वो सोना ही है, सिर्फ कागज है, उसके पीछे सोना रखा हुआ है। यह है इसका गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब। फिर क्या होता है दोस्तों, अब हर लेन देन में सोना ले जाने की जरूरत नहीं थी। वो नोट ही लेके चलो, चेक ही लेके चलो, है ना। तो पूरी दुनिया में व्यापार बढ़ा दोस्तों, और एक कॉमन मॉनेटरी सिस्टम बना। ठीक है। अब गोल्ड स्टैंडर्ड में भी कमियां थी दोस्तों। सबसे बड़ी जो समस्या थी ना, क्या हुआ पता है, सोना बैंक और सेंट्रल बैंक में जमा हो गया, और जो बैंक है, सरकार है, असली सोने से ज्यादा पैसा छापने लगी। ठीक है दोस्तों। इससे क्या हुआ, इससे हुआ कि पैसे की वैल्यू घट गई, आम लोगों की परचेसिंग पावर होती है वो कम हो गई, और फायदा सरकार और बैंकों को हुआ। अभी इसका मतलब क्या है दोस्तों, जैसे जो पैसा है, नोट ले जाने के, नोट यूज करने लग गए, गोल्ड को बैंक में जमा करने लगे, तो पैसा सरकार और जिसका भी साम्राज्य हो, जो भी किंग हो, उसके पास जाना शुरू हो गया। फिर वो क्या, मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया उसने, गोल्ड से ज्यादा नोट छाप सकता है वो, है कि नहीं। ये बताने की कोशिश की गई है। उसका थोड़ा समरी देख लेते हैं दोस्तों। जैसे मतलब हमने क्या बात किया दोस्तों, धातुओं ने पैसे के रूप में बहुत महत्वपूर्ण ये निभाई है भूमिका। ठीक है। और सोना सबसे मजबूत और स्थिर, स्टेबल मनी साबित हुआ। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, सेंट्रलाइज सिस्टम है ना, जैसे बैंक, गवर्नमेंट ने इसकी कमजोरी पैदा कर दी दोस्तों। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया क्या दोस्तों। चलो दोस्तों, आगे फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगला पॉइंट देख लेते हैं हम, रोमन गोल्डन एज एंड डिक्लाइन का। जो रोमन साम्राज्य था, उसका स्वर्ण युग पहले देख लेते हैं हम, क्या था दोस्तों। उस साम्राज्य के अंदर जो चांदी का सिक्का था ना, वो डेनारिस बोलते थे दोस्तों, वो लगभग 3.9 ग्राम का था। और जो ओरेस, जो सोने का सिक्का था, लगभग 8 ग्राम का था, जिसने जो जूलियस सीजर ने शुरू किया था। ये सिक्के पूरे यूरोप में और मेडिटेरेनियन में चलने लगे थे दोस्तों। ठीक है। व्यापार और स्पेशलाइजेशन बहुत बड़ा उस टाइम। लगभग 75 साल तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रही। बाद में अगस्टस के समय फिर अंपायर बना दोस्तों। फिर देख लेते हैं दोस्तों, डिक्लाइन की शुरुआत कैसी हुई। जो सम्राट न्यूरो था ना, जो 54 से लेकर 68 एडी तक, उसने एक पॉलिसी बनाई थी दोस्तों। उसने क्या पॉलिसी बनाई, डिबेसमेंट का, उसको कॉइन क्लिपिंग भी कहते हैं।
मतलब सिक्कों में धातु कम कर देते थे वो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, पुराने सिक्के लेकर नए सिक्के बनाना जिसमें सोना चांदी कम हो। इससे सरकार को ज्यादा पैसे मिलते थे दोस्तों। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो इन्फ्लेशन होता है ना, इन्फ्लेशन क्या है, एक तरह का मतलब उसको क्या कह सकते हैं हम, टैक्स भी नहीं कह सकते। जो जनता का पैसा सरकार की तरफ अपने आप चला जाता है वो, ठीक है। तो दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, फिर इसमें प्रॉब्लम शुरू हो गई। प्रॉब्लम क्या थी, पहले जो रोम नए देशों जीतकर धन कमाता था, मतलब वो अटैक करता था, वो नए नए राज्य साम्राज्य को लूटता था एक तरफ से, मतलब कब्जा करता था। तो एक टाइम ऐसा आया कि जो नए अमीर क्षेत्र है जहाँ पैसा होता था वो खत्म हो गई, ठीक है। फिर क्या हुआ, उनका जो लग्जरी स्टाइल था, या उनकी जो आर्मी है, उनका जो इसकी वजह से जो है ना खर्च बढ़ गया। फिर लोग जो है काम छोड़कर मतलब मुफ्त का अनाज पर जीने लगे वो लोग, ठीक है। जैसे सब्सिडी वगैरह ऐसा, समझ सकते हैं आप। जो सरकार के पास जो मतलब पैसे की बहुत कमी हो गई दोस्तों, ठीक है। फिर उस उसने क्या, वो साम्राज्य ने क्या सॉल्यूशन निकाला। वो सॉल्यूशन था दोस्तों जो कि गलत साबित हुआ। जो नीरो था ना, जो शासक था, उसने करेंसी की वैल्यू को कम कर दी, यानी सिक्कों में सोना चांदी घटा दिया दोस्तों, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे सरकार ज्यादा पैसा खर्च कर सकी, लेकिन असल में ये इन्फ्लेशन था दोस्तों, ठीक है। लगातार गिरावट होती रही, ठीक है। कैसी हुई, जो सोने का सिक्का था ना, वो 8 ग्राम हुआ, फिर उसको कम कर दिया गया, 7.2 ग्राम कर दिया गया, फिर 6.5 ग्राम, फिर 5.5 ग्राम, फिर 4.5 ग्राम, ऐसे कम करते रहा। ये ऐसे एक तरफ से साइकिल चलता रहा। जो चांदी का सिक्का था डिनारिस, वो धीरे धीरे ऑलमोस्ट मतलब खत्म ही हो गया, ठीक है। सिर्फ ब्रोंज बचा था, मतलब पैसे की वैल्यू लगातार गिरती रही दोस्तों, ठीक है। फिर ये एक डेंजरस टाइप का साइकिल बन गया दोस्तों। सिक्कों की वैल्यू घटाई, जिसको डिबेसमेंट बोलते हैं, और आज के समय उसको इन्फ्लेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्राइस बढ़े, इन्फ्लेशन बढ़ा, लोग नाराज हुए, सरकार ने फिर प्राइस कंट्रोल किया दोस्तों। प्राइस कंट्रोल करने से क्या हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया। जैसे हम मान लो खेती कर रहे हैं, अगर हम कापूस उगाते हैं दोस्तों, कॉटन 8,000 भाव चल रहा है, अगर सरकार ने प्राइस फिक्स कर दिया, मतलब क्योंकि महंगाई बढ़ गई, लोग कपड़ा नहीं बना पा रहे, पहन नहीं पा रहे, तो 4,000 कर दिया क्विंटल। तो क्या होगा, जो फार्मर है वो तो कॉटन लगाना ही छोड़ देगा ना, उसी टाइप का हुआ, ठीक है। ऑटोमेटिक जैसे प्राइस कंट्रोल किया जाता है तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिक कम हो जाता है, क्योंकि फायदा तो होता नहीं बेचने से, ठीक है। फिर दोस्तों वैल्यू घट गई। ये जो साइकिल है बार बार चलता रहा दोस्तों, ठीक है। फिर प्राइस कंट्रोल की प्रॉब्लम आई, सरकार ने चीजें का दाम फिक्स कर दिए, लेकिन मार्केट में कॉस्ट बढ़ रही थी। जैसे हम जैसे खेती करते हैं दोस्तों, जैसे उसको पेस्टिसाइड लगता है, बहुत कुछ लगता है, तो कॉस्ट तो है ही उसका। जब प्राइस ही नहीं मिल रहा है तो मार्केट में कॉस्ट बढ़ती रही। जो प्रोड्यूसर थे ना दोस्तों, वो प्रोड्यूसर ने मतलब प्रोडक्शन करना बंद कर दिया। फिर इकोनॉमी ना रुक रुक गई एकदम से, ठीक है। फिर एम्पायर का मतलब कोलैप्स हो गया, पतन हो गया। फिर इन्फ्लेशन था, टैक्स बढ़ा दिए, ठीक है। शहरों के लोग गांव में भागने लगे, लोग सेल्फ सफिशिएंट बनने लगे दोस्तों, खुद खेती करने लगे। ट्रेड सिस्टम टूट गया, स्पेशलाइजेशन खत्म हो गया, जो मैंने बता के रखा है दोस्तों स्पेशलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। फिर रोमन एम्पायर धीरे धीरे एक तरफ से कोलैप्स हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इनका जो हम जब फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे ना, तो क्या हुआ है देखो, ये जो मैंने जितना बताया, तो शुरुआत में जो स्ट्रांग मनी था ना, जैसे गोल्ड सिल्वर कॉइन, वो थोड़ी प्रॉस्पेरिटी लाई उस कॉइन ने, ठीक है। लेकिन जो कॉइन डिबेसमेंट था, इन्फ्लेशन था, गवर्नमेंट कंट्रोल था, इन सब ने इकोनॉमी को बर्बाद ही कर दिया दोस्तों, ठीक है। अंत में क्या हुआ दोस्तों, लोग गरीब हो गए, सोसाइटी पीछे चली गई, ठीक है दोस्तों। थोड़ा अभी नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, अगला पॉइंट है बेजेंटियम और बेजेंट क्या है। ये एक रोमन साम्राज्य के बाद एक नया हिस्सा बना था, ईस्टर्न रोमन एम्पायर बोलते हैं इसको। जो शासक था डियोक्लेशियन, उसके बाद बहुत बदलाव हुए। मतलब उसके समय पे है ना इकोनॉमिक बहुत खराब हो गई थी, उसने करेंसी को कमजोर कर दिया था, मतलब डिबेसमेंट कर दिया था। लेकिन उसके बाद एक नया
शासक आया, उसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन। एक साम्राज्य का वो एक शासक था दोस्तों, ठीक है। उसने इकोनॉमी को सुधार किया और स्ट्रॉन्ग पॉलिसी लागू की उसने। जो सोलिडियस गोल्ड कॉइन है उसको फिक्स रखा, मतलब 4.5 ग्राम का रखा उसने। और उसने जो है ना इसमें कोई मिलावट नहीं की दोस्तों, ठीक है। और 1312 एडी में उसने इसे बड़े स्तर पर अब मतलब बनाना शुरू किया। फिर उसने क्या किया, एक शहर की स्थापना की, उसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल। मतलब ये आज का इस्तांबुल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यूरोप में है। तो इसने एक राजधानी बनाई दोस्तों, ठीक है। यह एशिया और यूरोप के बीच में था। ये यही से बेंजेंटाइन अंपायर शुरू हुआ दोस्तों, ठीक है। जो बेंजेंटाइन अंपायर की जो सफलता थी दोस्तों, जब रोम, वेस्ट रोमा गिर रहा था, तब बेंजेंटाइन मतलब 1000 साल से ज्यादा तक चला। क्या वजह थी इसकी? वजह ये थी दोस्तों, स्ट्रांग और स्टेबल करेंसी थी इसकी, सोलिडियस थी, ठीक है। इस कॉइन को बाद में बेजेंट भी कहा गया दोस्तों, ठीक है। बेजेंट की खासियत क्या थी दोस्तों, ये मतलब गोल्ड कॉइन था ना, इसकी खासियत क्या थी? दुनिया की सबसे ट्रस्टेड करेंसी बन गई, ठीक है। क्योंकि इसमें डिबेसमेंट नहीं था ना, हर जगह एक्सेप्ट थी ये, ठीक है। सेंचुरी तक वैल्यू स्टेबल रही है इसकी, ठीक है। और यह हिस्ट्री की सबसे लंबी चलने वाली स्टेबल करेंसी है। और इसका पतन कैसे हुआ दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। जब रूलर ने कॉइन की वैल्यू कम करनी शुरू की, डिबेसमेंट फिर से शुरू हो गया दोस्तों, ठीक है। खासकर कंस्टाइनटाइन जो 9 मोनोमैचोस के समय, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, मतलब डिबेसमेंट कर दिया, फिर उसका पतन होना शुरू हो गया। जैसे मतलब इकोनॉमी कमजोर हो गई, मिलिट्री भी कमजोर हो गई, कल्चर भी गिरने लगा दोस्तों, ठीक है। आप ये देख लेते हैं एंड ऑफ बेंजेंटाइन एम्पायर का। धीरे धीरे एम्पायर कमजोर हो गया दोस्तों। फिर अंत में क्या हुआ, 1453 में, मतलब 1453 में ऑटोमन जो एम्पायर है, हम पढ़े भी है ना हिस्ट्री में, उसने जीत लिया इसको, ठीक है। जो इस्लामिक दिनार है दोस्तों, तो ये बेंजेंटियम के कॉइन बेजेंट से इंस्पायर था। जो अब्दुल मलिक आईबीएल मारवान ने 697 एडी में इस्लामिक दिनार बनाया था। और यह सेम वेट का था, सेम साइज का था, ठीक है। और आज भी ट्रेडिशनल जैसे शादी वगैरह में ना, गिफ्ट वगैरह में यूज होता है। ऑफिशियल करेंसी नहीं है लेकिन लोग यूज करते हैं उसको, ठीक है। किसी को गिफ्ट देना शादी विवाहों में, ठीक है दोस्तों। तो इसका भी फाइनल हम कंक्लूजन देख लेते हैं दोस्तों, क्या है। जैसे स्ट्रांग मनी है, जैसे गोल्ड कॉइन, तो जो अंपायर है वो स्ट्रांग होता है ना। बेंजिन टाइम इसलिए लंबे समय तक चला, लेकिन जब उसमें भी डिबेसमेंट मतलब धांधली शुरू हुई, ठीक है दोस्तों, तो जब करेंसी वीक हुई तो एम्पायर पूरा गिर गया, साम्राज्य गिर गया। फिर गोल्ड की खास बात क्या है, हजारों साल तक रिलायबल रहा, आज भी वैल्यू रखता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों, रेनेसांस, मतलब पुनर्जागरण कह सकते हैं, पुनर्जागरण का काल, ठीक है। रोमन अंपायर के बाद क्या हुआ दोस्तों, जैसे रोमन अंपायर गिर गया ना, तो जमींदारी व्यवस्था शुरू हो गई। मतलब लोग गरीब हो गए और जमींदारों पर डिपेंड हो गए। वजह क्या थी, स्ट्रांग मनी जो गोल्ड था वो खत्म हो गया था, ठीक है। और जो पैसे की समस्या थी दोस्तों, गोल्ड सिर्फ अमीरों के पास चला गया, जो गोल्ड था। और कॉपर और जो ब्रॉन्ज था वो आसानी से बनते थे, वैल्यू गिरती थी उसकी। तो सिल्वर में क्या है, तो मिलावटी और अलग अलग स्टैंडर्ड के थे। तो रिजल्ट क्या हुआ दोस्तों, ट्रेड कम हो गया, लोग गरीब हो गए, ठीक है। फिर डार्क एज आया, मतलब वेल्थ खत्म हो गई, लोगों का पैसा खत्म हो गया, लोग आइसोलेट हो गए, अलग हो गए, ठीक है। डिसीज और अंधविश्वास जैसी चीजें होने लगी। फिर जो यूरोप था वो पीछे चला गया था दोस्तों, ठीक है। इसकी शुरुआत कैसी हुई थी दोस्तों, कि पुनर्जागरण की, तो देख लेते हैं। इसमें जो सिटी है, फ्लोरेंस, विनीस, ये सिटी उभरे। यहाँ पे लोग फ्रीली काम करना शुरू कर दिया और ट्रेड कर सकते थे, ठीक है दोस्तों। फिर जो साउंड मनी की वापसी हुई 1252 में, ठीक है। तो जो फ्लोरेंस जो जो फ्लोरिन गोल्ड कॉइन था दोस्तों,
उसको बनाया और ये स्टेबल और मतलब ट्रस्टेड था। तो रिजल्ट क्या हुआ, ट्रेड बढ़ा, फिर यूरोप फिर से डेवलप होना शुरू हो गया दोस्तों, ठीक है। फिर जो गुड मनी है वो स्प्रेड होना शुरू हो गई। वेनिस में मतलब डकेट कॉइन बनाया, वैसे ही था सेम, मतलब 150 प्लस सिटी ने सेम स्टैंडर्ड अपनाया था, ठीक है। इससे वेल्थ एक्यूमुलेट होना शुरू हो गई, ठीक है। ट्रेड पूरे यूरोप में फैल गया दोस्तों, ठीक है। और गोल्ड लॉन्ग टर्म सेविंग और बड़े पेमेंट के लिए यूज होता था, और सिल्वर छोटे ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता था। प्रॉब्लम क्या थी दोस्तों, दोनों के बीच जो प्राइस चेंज होता रहता था, तो कन्फ्यूजन था और कैलकुलेशन का एक इशू था। तो टेक्नोलॉजी का मतलब रोल बढ़ा। तो दो इम्पोर्टेंट इनोवेशन हुए दोस्तों, जैसे टेलीग्राफ 1837 में, और रेलवे का। इससे बैंक कम्युनिकेट कर सकते थे, और कॉइन की जगह पेपर मनी आया दोस्तों, ठीक है। और गोल्ड स्टैंडर्ड का पेपर मनी जो था, गोल्ड से बैग था, लोग कॉइन कैरी नहीं करते थे दोस्तों, नोट ही लेके चलते थे, ठीक है। जो इसका न्यूटन है वो 1717 में ब्रिटेन में गोल्ड स्टैंडर्ड शुरू किया था इसने। धीरे धीरे पूरे यूरोप में गोल्ड स्टैंडर्ड अपनाया गया, ठीक है दोस्तों। फिर एक तरफ से गोल्ड की जीत हुई, और जो सिल्वर है धीरे धीरे हट ही गया, क्योंकि कोई जरूरत ट्रांजेक्शन, जो नोट आ गए तो सिल्वर में ट्रांजेक्शन करना कोई मतलब मीनिंग रह ही नहीं गया उसको, ठीक है। तो सिल्वर की वैल्यू गिर गई दोस्तों। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, उसको देख लेते हैं। तो हमारा इंडिया के ऊपर और चाइना के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, ये जो पॉइंट है ना, थोड़ा ऐड कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इंडिया और चाइना सिल्वर यूज करते थे दोस्तों पहले, ठीक है। तो सिल्वर की वैल्यू जो गिरी, जब नोट आ गए, गोल्ड बैक हो गया, तो सिल्वर में जो लोग ट्रांजेक्शन करते थे ना, जो सिल्वर स्टैंडर्ड पे थी जो कंट्री, तो उनको क्या नुकसान हुआ देख लो। तो इंडिया 1898 में, तब तो अंग्रेजी थे हमारे देश में, नहीं दोस्तों। तो चाइना में 1935, मतलब 1935 में हमारा आरबीआई आया, उस समय की बात, चाइना की बात है, ठीक है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड अपनाया था दोस्तों, ठीक है। तो फाइनल क्या हुआ दोस्तों, फाइनल प्रॉब्लम क्या था, गोल्ड बैंक, जो गोल्ड है बैंक में सेंट्रलाइज हो गया, लोग डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते थे, गवर्नमेंट और बैंक पावरफुल हो गए, ठीक है दोस्तों। जो हमारे को इंडिया की भी बहुत नुकसान हुआ था दोस्तों, हम जो है ना सिल्वर स्टैंडर्ड पे थे इंडिया, और अपना चाइना भी सिल्वर स्टैंडर्ड पे था 1935 तक। जब गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ ना दोस्तों, उस समय आधी वैल्यू खत्म हो गई थी इंडिया की लोगों की और चाइना की, समझ रहे हो आप। क्योंकि चाइना की अपना सिल्वर की वैल्यू गिर गई, पैसे की तरह यूज नहीं होते थे, तो गोल्ड स्टैंडर्ड पे हमें भी जाना पड़ा, उसका नुकसान हमें उठाना पड़ा, ठीक है दोस्तों। फिर हम इसका भी फाइनल कंक्लूजन देख लेते हैं दोस्तों, क्या है। जो गोल्ड बैंक में सेंट्रलाइज हो गया, लोग डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते थे दोस्तों, ठीक है। गवर्नमेंट और बैंक पावरफुल हो गए, और जो साउंड मनी है गोल्ड है, वही प्रोस्पेरिटी लाता है, और वीक मनी गरीबी और कोलैप्स लाता है दोस्तों। और हिस्ट्री का लेसन क्या है दोस्तों, स्ट्रांग और स्टेबल मनी बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, ला विले इपोक। इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल एरा, या गोल्डन एरा भी कह सकते हैं, फ्रेंच वर्ड है, ठीक है दोस्तों। शुरुआत कैसे हुई दोस्तों, 1871 में फ्रेंच को पर्शियन वार खत्म हुआ था। उसके बाद ज्यादातर देशों ने गोल्ड स्टैंडर्ड अपनाया था, जो यह स्लाइड में मैं दे के रखा हूँ, ठीक है दोस्तों। मतलब पूरी दुनिया एक ही तरह के पैसे गोल्ड का उपयोग करने लगी थी, ठीक है। यह इतना खास क्यों था दोस्तों, हम देख लेते हैं। यह समय जो है 19वीं सदी का दूसरा मतलब आधा समय है, ये इंसान की मतलब हिस्ट्री का सबसे अच्छा दौर माना जाता है ये, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इसमें इनोवेशन, नई खोजें बहुत बड़ी, ठीक है। ट्रेड पूरे वर्ल्ड में बढ़ा, लोग ज़्यादा अमीर बनने लगे थे दोस्तों इस टाइम। गोल्ड कैसे काम करता था दोस्तों, देख लेते हैं। हर कंट्री की करेंसी गोल्ड के वेट पर बेस्ड थी। मतलब कैसे, जैसे हमने पाउंड सुना है, पाउंड या करेंसी ना एक, तो वो 7.3 ग्राम गोल्ड गोल्ड की थी। और फ्रांस जो था 0.29 ग्राम का गोल्ड का था। इसलिए क्या हुआ दोस्तों, एक्सचेंज रेट जो है वो फिक्स रहता था, ठीक है। ट्रेड करना बहुत आसान था।
और इकोनॉमी कैसे ग्रोथ हुई दोस्तों इसकी, लोग ज़्यादा सेविंग करने लगे थे। जब आदमी सेविंग करने लगता है ना, तो इन्वेस्टमेंट में एक तरफ से जिज्ञासा होती है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट में गई वो सेविंग, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट में से क्या हुआ, फैक्ट्री लगी, सिटी का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ी। तो रिजल्ट ये आया, इंटर इंटर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन बढ़ा, और ठीक है, हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हुआ दोस्तों, ठीक है। और पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ा, लगभग 50 कंट्री गोल्ड स्टैंडर्ड पर आ गई थी दोस्तों। बाकी जगह भी गोल्ड कॉइन यूज होते थे, मतलब ग्लोबल इकोनॉमी कनेक्टेड हो गई, ठीक है दोस्तों। तो उसका बहुत ही मतलब उपलब्धि अचीवमेंट है। इस समय जैसे नई मशीन बनी, ठीक है, मेडिकल का बहुत ही प्रोग्रेस हुआ, जो आर्ट है, वो कल्चर है, वो डेवलप हुआ, ठीक है। इसलिए इसको ब्यूटीफुल एरा कहा जाता है, गोल्डन एरा कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और इसमें ब्रिटेन का रोल क्या था तो दोस्तों, इस समय जो पैक्स ब्रिटानिका करके मतलब पीस परेड था इस टाइम, ब्रिटेन एकदम मतलब पावरफुल था दोस्तों, ठीक है। हमें पता ही है, हम भारत के लोगों को पता ही है उस टाइम। जैसे ट्रेड पूरे वर्ल्ड में फैला दोस्तों, ठीक है। तो यूएसए में क्या हुआ दोस्तों, यूएसए में इसे गिल्डेड एज भी कहा जाता है, मतलब इकोनॉमी तेजी से बढ़ी। और 1893 में 1893 में एक क्राइसिस भी आया था, मतलब वो सिल्वर इशू के कारण आया था, थोड़ा नॉर्मल, ठीक है दोस्तों। तो गोल्ड स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम क्या थी दोस्तों, क्या हुआ देखिए, बैंक ने गोल्ड से ज़्यादा पेपर मनी बनाना शुरू किया, मतलब असली गोल्ड कम था और पैसे ज़्यादा, समझ गए ना आप। तो सेंट्रलाइजेशन का प्रॉब्लम था, गोल्ड जो है वो बैंक में जमा हो गया, क्योंकि लोगों ने क्या किया यार, नोट लेके चलते हैं, गोल्ड को कहाँ लेके चलेंगे। लोगों को थोड़ी सुविधा मिली, लेकिन जो लोगों ने सोना बैंक में जमा करना शुरू कर दिया, और अपनी सुविधा के लिए नोट को ले ले जाना, विड्रॉल करते थे मतलब, ठीक है। तो लोगों ने सोना बैंक में जमा शुरू हो गया, करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, कंट्रोल जो है वो सरकार और बैंक के पास चला गया, क्योंकि सोना तो उधर चला गया। तो मतलब आम लोगों का जो कंट्रोल है वो कम हो गया दोस्तों। अंत में क्या हुआ दोस्तों, एंड देख लेते हैं इसका। 1914 में, 1914 में फिर वर्ल्ड वार वन शुरू हो गया दोस्तों, ठीक है। देशों ने गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ दिया, क्योंकि देखो दोस्तों, इसमें सीखने की चीज ऐसी है, अगर गोल्ड स्टैंडर्ड रहता तो युद्ध लंबे समय तक भी नहीं चलेगा। जब देश के पास पैसा खत्म हो जाएगा तो युद्ध अपने आप बंद कर देगा वो। और जो युद्ध बढ़ते जा रहा है, जैसे यूक्रेन रशिया वार, अभी हम देख रहे हैं ईरान का भी, इसराइल का, अमेरिका का, अभी फिलहाल जो हो रहा है वो वार बढ़ते जाता है, रुकने का नाम नहीं लेता। इसका कारण ये है कि पैसे की तो छापने में कोई टाइम लगता है क्या, अगर पैसा अगर है, लिमिटेड है, तो वार भी रुक जाएगी यार, पैसा नहीं, बंद करो इसको, ठीक है। तो ये समझाने की कोशिश की है दोस्तों, ठीक है। और क्या हुआ अंत में, गवर्नमेंट कंट्रोल मनी सिस्टम बन गया दोस्तों। तो इसका भी फाइनल कंक्लूजन देख लेते हैं हम। जो गोल्ड स्टैंडर्ड था उसने मतलब प्रोस्पेरिटी लाई थी, ट्रेड बढ़ा, और वर्ल्ड को कनेक्ट किया था दोस्तों। लेकिन जो सेंट्रलाइजेशन है, जो बैंक और गवर्नमेंट है, इसको सेंट्रलाइजेशन है, ये उन्होंने मिस यूज किया दोस्तों, इसकी वजह से सिस्टम टूट गया, ठीक है। समझ में आया दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं।